वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, हालिया जो इलेक्शन थे गिलगित बल्तिस्तान के, आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। काफ़ी अच्छा टर्नआउट देखा गया इस बार। जो GB की आवाम है उसने भी तब्दीली को वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 नशिस्तों पर कामयाब होकर सर फहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब है, जबकि नून लीग 2 नशिस्तों पर बराजमान है। जो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 23 जो हल्के हैं उनमें 7 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इस इलेक्शन से मुतालिक क्या मामलात रहे, काफ़ी ज़्यादा जो धांधली के इल्ज़ामात थे वो भी लगाए गए, जो इंतज़ामात थे वो भी काफ़ी अच्छे रहे, टर्नआउट भी काफ़ी अच्छा देखा गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब। उनसे बात करेंगे इन्हीं इलेक्शन के हवाले से, पूछेंगे कि काफ़ी जो कड़ी नज़र है वो इलेक्शंस के मामलात पर रखते हैं, तो इस तरह के जो इंतखाबात इस दफ़ा हमें देखने में नज़र आए गिलगित बल्तिस्तान के, उस पर उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का A1 TV को देने के लिए। कहिएगा क्या कहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन थे टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा, जो इंतज़ामात थे मजमूई तौर पर उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को पहली मरतबा हमारी मौजूदा हुकूमत ने इसको इतने हाई प्रोफाइल पर लेकर चले गए, जैसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी एक इंतशार तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन ज़हनी तौर पर हसास इलाके के बारे में जिस अंदाज से कैंपेन चलाई उससे पाकिस्तान की वहादत को जो है वो शदीद मुझे नज़र आ रहा है ख़तरा महसूस हुआ। आप देखें कि ये गिलगित बल्तिस्तान को नया नहीं है, ये 12वां इलेक्शन हुआ है और ये 1970 से यहाँ इंतखाबात हर 5 साल बाद होते रहे। दरमियान में मार्शल लगा जिसकी वजह से इंतखाबात ना हो सके, जैसे हमारे पाकिस्तान के मामला थे। लेकिन ये एक हैरानगी की बात है, कभी भी पाकिस्तानी अवाम को एहसास ही नहीं हुआ गिलगित बल्तिस्तान का जो है एक इलाका किधर है, किस साइड पर है। इसी तरह ये 2009 में सितंबर 2009 में 9 सितंबर 2009 को आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको एक नीम सूबा यानी एक ऐसा इलाका दिया जिसकी बन को उनका चीफ मिनिस्टर भी और गवर्नर भी इरादा हो गया। पहले गवर्नर होता था, लेकिन बहरहाल चीफ मिनिस्टर का उन्होंने एक ऐसा तरीका किया कि कौंसल बना दी 24 अरकान पर मुश्तमिल, जो कि एक सूबाई दर्जे के मुताबिक थी। लेकिन इसके बाद ये 2015 में इलेक्शन हुए, खामोशी से हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। 1 सीट उन्होंने मिली तहरीक इंसाफ को और 15 सीटें मुस्लिम लीग नवाज़ के पास आई। इसी तरह ये 2018 का वक्त आया, वहाँ भी यही सूरत। अब 2018 जो गुजर गया, क्योंकि वो 2015 के इंतखाबात 5 साल बाद होने थे, अब ये 15 नवंबर 2020 को इंतखाबात हुए तो उसको उन्होंने आना का मसला बना लिया। अब यहाँ ये हुआ है कि तमाम सियासी जमातों में अब आसिफ अली जरदारी साहब की हदायत पर बिलावल जरदारी साहब वहाँ पहुँचे। और जब बिलावल जरदारी ने वहाँ तमाम जलसे करने शुरू किए तो वहाँ उनको देखने के लिए ज़ाहिर है एक उनके साबिक प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है न, इसी तरह वो नवासा है, देखने के लिए आए वो। इसी तरह से ये जो मामलात नज़र आए, मरियम नवाज ने देखा कि बहुत बड़ा वो ले गए हैं तो वो भी चली गई। अच्छा, अब वो लोगों ने एक बात जो मुझे नज़र आया अच्छा लगा पाकिस्तान के बाकी सूबों की निस्बत, कि उन्होंने आवाम ने सारे सियासी जमातों के रहनुमाओं की तकरीरें बड़ी तहम्मुल मजाजी से सुनी और उन्होंने कोई शोर नहीं किया, खलड़बाजी नहीं हुई, ना कोई नारेबाजी चली, वो सारे आराम से उनकी तकरीरें सुनते रहे। अब जो फ़ैसले की घड़ी आई तो हुक्मरान जमात के बाद वज़रा ने नापसंदीदा गुफ्तगू भी की, इलेक्शन कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी की, ज़ाब्ता अखलाक की भी खिलाफ वर्जी हुई, उनको लालच दिया गया, उनको बाकायदा डेवलपमेंट फ़ंड जारी किए गए, यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजों की अभी बातें की गई और साथ साथ ये कहा गया जितने वोट देंगे उतने पैसे ले लें, यानी ना इंतहाई नापुख्तगी की बातें भी उनके वज़रा ने की। अब मसला ये हो गया कि हमारे सियासतदानों को आप देखें, गौर से देखें, हमने तो तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों को मैंने तो बहुत करीब से देखा है। मुझे शौक़ था स्टूडेंट्स लाइफ में तमाम पाकिस्तान के उस ज़माने के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करने का। मेरी मुलाकात एज ए स्टूडेंट्स में शेख मुजीबर रहमान से भी हुई
आप हैरान होंगे कि मेरी मुलाकात जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो मैंने सोहरवर्दी से मुलाकात भी हुई। तो मैं ये कह रहा था कि उनके अंदर जो संजीदगी थी, पायदारी थी, गुफ्तगू थी, या अब यहाँ ने सारे बचपना हरकतें करते रहे, अपोजिशन भी और हुकूमत जमात भी। अब आप आइए इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन जिस अंदाज से हुआ है, ज़ाहिर है कि पीपल पार्टी की अना को मजरू हुआ, तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए अब वो एहतजाज भी कर रहे हैं और इस पर कह रहे हैं कि जी हाँ गड़बड़ हो गई, धांधली हो गई। वो इसी तरह उनके अब एक और जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये आ रही है कि हर सियासी जमातों ने अपना एक मीडिया सेल समझें या एक सोशल मीडिया ऐसे अंदाज से उन्होंने किया है कि हर चीज़ को वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। अब ये जो हुक्मरान जमात के जो सोशल मीडिया है वो अपोजिशन को की किरदार कुशी कर रहा है। अपोजिशन का जो सोशल मीडिया है वो हुक्मरान जमात के बारे में कहता है कि धांधली हो गई। अच्छा सॉरी सर, मैं आपको यहाँ पे काटूंगी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद जब गैर सरकारी तौर पर जब नताइज आना शुरू हुए तो पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली आप बता रहे हैं कि उनकी अना को ठेस पहुँचनी भी चाहिए, क्योंकि साबिक जो वज़राए आला हैं उनके वो एक बड़े मार्जिन से हारे। और बड़े अफसोस की बात है क्योंकि एक बड़ी अच्छी उन्होंने कैंपेन भी वहाँ पर चलाई, तो यकीनन एक बड़ा धचका था पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो धांधली का इल्ज़ाम है वो इंतखाबात से कबल भी लगा रहे थे? उन्होंने अपने जो जलसे जुलूस हैं उनमें भी इन खदशात का इजहार किया था। क्या उनको अपनी जो हार थी वो नज़र आ रही थी, या आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसे जो मामलात हैं धांधली से मुतालिक वो इस इलेक्शन में हुए? देखिए जी, हारने के बारे में तो ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों ने कभी इसको नहीं तस्लीम किया, हर आप अपने दावे कर रहे थे। लेकिन पब्लिक ने जब ये महसूस किया ना, हमेशा ये होता है, एक असूल है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हों या गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हों या ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हों, तो वहाँ की वोटर जो हैं वो वफाक में या जिसकी जो सूबे में हुकूमत होती है वो उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे मसाइल हल होने हैं, डेवलपमेंट होनी है, तमाम मामला जो हैं वो हमने हुकूमत से लेने हैं। अगर हमने अपोजिशन के उम्मीदवार को कामयाब कर दिया तो हमें तो 4-5 साल कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी तो आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी। तो उसके अंदर भी इतने गट्स नहीं होते कि वो बतौर अपोजिशन हुकूमत से कोई मुतालबात बनवा ले। इसलिए लोगों ने ये देखा, गिलगित बल्तिस्तान ने देखा कि बहुत बड़ा सी पैक का मनसूबा जो है वो इस वक्त सामने है, ज़ेर गौर है। अपने वफाक ने जो है कि उनको वोट दे दिया उन्होंने, उसका फ़ायदा ये होगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो सी पैक में भी उनको अपना हिस्सा शामिल करेगी। जिस तरह बलूचिस्तान को किया है, सुबह बलूचिस्तान में भी ये मामला पेश आ गए थे। अब इसी तरह से ये सी पैक का मामला है, और इसी तरह सी पैक ना होता तो इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, आप खामोशी से बैठ जाते। क्यों यहाँ एक और बड़ी बात जो आई है वो सुबह बनाने की आई है। सुबह बन सकता है लेकिन मसला ये है इसका बड़ा हसास मामला है ये। अब उसकी आबादी 15 लाख की है, वोटर 7 लाख 7.5 लाख हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के रूल देखे जाएँ पाकिस्तान को, उसमें इनको 3 सीटें बनती हैं कौमी असम्बली की। अब 3 सीटों पर मुश्तमिल एक ऐसा इलाका जिसकी रकबा तो ठीक है 30,000 वर्ग मील है, लेकिन आबादी 15 लाख है, 3 सीटों पर मुश्तमिल है कौमी असम्बली की नशिस्तें। उसको अगर आप सुबह बनाएंगे तो 25 सीटें आपको देनी पड़ेगी सेनेट की। अब इतना छोटा सा इलाका, उसको आप 25 सीटें दें, और पंजाब की आबादी 10.5 करोड़ है, उसकी 25 सीटें। तो ये नज़र इसलिए नहीं है, मामला जो है ये थोड़ा सा हसास है। आर्टिकल 1 में तब्दीली करनी पड़ेगी, वहाँ भी देखा जाएगा भी क्या क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अगर सुबह हुकूमत पाकिस्तान बनाती है तो फिर उसके लिए फिर आपको एक नया सेटअप करना पड़ेगा, नशिस्तें सेनेट की थोड़ी कम करनी पड़ेगी आबादी के लिहाज से। अब चूँकि एक और हमारा जो खित्ता जो है बड़ा हसास तबीयत पर मामला है। अब अगर आपने 25 सेनेट के को टिकट दे दिए, इंतखाब में हिस्सा दे दिया गया, तो वो गैर मुल्की एजेंसियां जो हैं मतलब इंडिया है और बाकी ममालिक हैं, तो वो उनको ख़रीदने में उनको बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। 25 सेनेटर खरीद लेंगे, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ में दिया, 25 उनके हिस्से में आ गए। तो ये एक बड़ा हसास मसला है। सुबह बनाना भी हम समझते भी हैं, हम फेवर में भी हैं, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, उनके सियासी जमातें, उनके लीडर जो हैं उसके मुखालिफ हैं। वो कहते हैं कि 1846 से
आज ये गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है। तो ये एक बड़े मामलात हैं जिनकी बना पर ये देखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन किसी न किसी हद तक ठीक हो गए हैं, और अगर किसी इंडिविजुअल सतह पर, ज़ाती सतह पर किसी ने गड़बड़ की है तो वो उसके लिए इलेक्शन पटिशने में जाएँ, दरख्वास्तें दें, वो अलग बाकी। लेकिन अगर आप इंतज़ामी तौर पर देखें तो ना तो केयर टेकर गवर्नमेंट का नामो निशान था, बिल्कुल उन्होंने मुफ्त में तनख्वाहें ली हैं उनकी, कोई नज़र ही नहीं आया कि हमें आज तक नहीं पता केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है। अच्छा, इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भी इंतहाई बेबस, कमज़ोर, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट ही याद नहीं रहा। अब अगर उन्होंने तो बड़े इत्मीनान का इजहार किया इंतखाबात पर, बड़े मुतमईन रहे, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे और शफाफ इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तानी तारीख के। लेकिन उसमें एक और बात भी है ना, अगर उसके अंदर दमखम होता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, तो वो वहाँ दमखम था ही नहीं उसके अंदर, तो वो फिर बिलावल को भी, मरियम साहिबा को भी, और इसी तरह हुकूमत के वज़रा अली अमीन गंडापुर को भी, इसी तरह जुल्फी बुखारी को भी, ये जितने भी लोग गए हैं, बराज सईद है, उन सब को वो उन्होंने शटअप कॉल दे देनी थी। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने महज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक ताज़ियत के लिए सखर गए, एक साबिक चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उनकी तो ताज़ियत करने के वहाँ एक इत्तेफाक से वहाँ बाई इलेक्शन भी हो रहा था चंद रोज़ के बाद, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको शोकाज नोटिस देकर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तलब कर लिया, जिस पर उनकी जो थी उस वक्त की वज़ीर मशीर इत्तलात, उसने ज़रा जज्बात में आके ऐसी बात कह दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको तलब कर लिया, उनको कंटेप्ट लगा दिया, माफिया मांगी, बड़ी मुश्किल से उसको रिहाई मिली। अब इस कम अज़ कम गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो चंद ऐसी शटअप कॉल दे के उनको तलब करके रियासत बदल करने की धमकियाँ दी जाती तो फिर थोड़ी सी उनकी ज़बान भी ठीक रहती और कोड ऑफ कंडक्ट भी ठीक चलता। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी एक शोहरत, इंटेग्रिटी और गैर जानबदारी पर उनको बाकायदा हरफ आया, और वो एक गैर जानबदारी नहीं कर सके इस मामले में, तो हकीकत है। जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपनी गैर जानबदारी बरकरार रखने के लिए वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर लेता है। बिल्कुल सर, आपको नहीं लगता कि जब एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का वो अगर ऐसा कर रहा है तो जो आपके मुख्तलिफ जो ज़ेली इदारों में जो इलेक्शन कमिश्नर्स बैठे हुए हैं उनको भी इस तरह के जो रूल्स हैं SOPs उनको फॉलो करना चाहिए? नहीं, उसमें ये है, ये आवाम की हमें गाइडेंस के लिए बताना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो अलहदा है, उसका पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं। सर बताइएगा, चूँकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है उनसे तो ये बिल्कुल अलग है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या उनको भी चाहिए था कि जो मामलात तय पाए हैं उनको साथ लेके चलते, या जो SOPs हैं, जो कवानीन और ज़वाबित हैं इलेक्शन कमीशन के, उसको फॉलो किया जाता और ये जो ज़बानबंदी थी और इस तरह की जो मामलात पे उन पर पाबंदी लगाई जाती? असूली तौर पर तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने वही कानून, वही कोड ऑफ कंडक्ट, वही इलेक्शन एक्ट 2017 की कॉपी की है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया उन्होंने, अपनी विल पावर इख्तियार नहीं की, अपनी गैर जानबदारी साबित करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा रास्त कदम नहीं उठाया जिससे ये एहसास होता है कि जी चीफ इलेक्शन कमीशन बड़े पावरफुल भी हैं और बड़ा कदम भी उठाया, एक्शन भी लिया और वज़रा को भी रास्त बदल कर दिया और इसी या नोटिस जारी कर दिए, तलब कर लिए कि आपने ये कैसे कह दिया कि जितने वोट दे उतने नोट लें। ये सारी बातें कहने के मजाज थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की, नोटिस जारी करते वो अपोजिशन रहनुमाओं को देते रहे, उन्होंने परवाह भी नहीं की। अब इसी तरह चीफ ऑफ द कोर्ट पे देखें आप, उन्होंने कहा कि जी आप 3 दिन के अंदर अपना रियासत छोड़ दें, अब रियासत चले जाएँ। अब उन्होंने अपील की, जब उन्होंने अपील की तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया, जो अपील को करने वाली क्या जी ठीक है आप 13 नवंबर तक जो है वो अपना उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब 14 नवंबर को तो वैसे ही ख़त्म हो गई कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन कैंपेन। तो ये सारी चीज़ें नज़र इसी की वजह से जो कमज़ोर इदारे होने की वजह से वो धांधली का नाम आया। धांधली नहीं हुई, धांधली होने का हमें तो तसव्वुर नहीं मिल रहा कोई इस लिहाज से कि धांधली उन्होंने क्या करवानी थी। वो तो हमेशा हुक्मरान जमात
जो वफाक में हुकूमत करती है उनकी हुकूमत के ही नुमाइंदे कामयाब हुए। बिल्कुल। तो ये सामने एक और बात ये हुई कि हमारे यहाँ एक और लोटाइज़म का बड़ा मुसीबत पड़ी हुई है। वो ये हुआ है कि इनको लोगों को ये शर्म नहीं आती कि आज़ाद उम्मीदवार देखें। आज़ाद उम्मीदवार मुनाफिक लोग होते हैं, तब्दील नहीं, ये मुनाफिक लोग होते हैं ना। आपने आवाम से ये कहा कि जी हम आज़ाद हैं, हमारा किसी सियासी जमात से नहीं। उन्होंने कहा भी ठीक है, सब सियासी जमातें रिजेक्टेड, उनको 7 उम्मीदवार हो या 8 उम्मीदवार वो कामयाब हो गए। अब ये 7-8 जो है वो अपने हुकूमत में चले जाएंगे। तो ये तो मुनाफिक हो गए ना। ये इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो इन आज़ाद उम्मीदवारों को मुनाफिक कहा करते थे। तकरीर तमाम सुन लें उनकी, लेकिन अब तो वो जब उनकी हुकूमत आई तो मुनाफिकों को शामिल कर लिया। और इन मुनाफिकों को भी शर्म नहीं आई कि भी हम आज़ाद। अब एक बात, अगर आवाम सर अगर आपको इतने अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, अमाउंट मिलेगी, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? एक और ये तो बात है। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को चाहिए कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत में शामिल होते तो घेराव करें कि जनाब हमने आपको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्ट किया था, हुकूमत जमात में कहाँ चले गए? बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अपनी जमातों में शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल सर आपसे कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो धांधली का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। कई जगहों पर, कई हलकों में ये भी कहा गया है कि इंतखाबात हुए ही नहीं हैं। तो आपके ख्याल में क्या दोबारा से इंतखाबात हो सकते हैं? क्या री इलेक्शन हो सकता है, या क्या उन्हीं हलकों में जिनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वहाँ पर वोटिंग का कुछ दोबारा से सिलसिला होगा? नहीं, अब दोबारा इंतखाब होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 साल बाद इंतखाबात होने हैं। अब जब ना इमरान खान की हुकूमत जब से आई है 25 जुलाई से अभी तक धांधली ज़्यादा कहने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। हुकूमत आराम से कर रहे हैं, आइंदा 2.5 साल पूरे कर लेंगे वो। लेकिन एक बात ये हम लोगों को रहनुमाई देने के लिए हम आपकी मसातत से ये कहना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएँ आर्टिकल 184(3) के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील को ही चैलेंज हो सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 19 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साकिब निसार साहब ने जो एक गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन के बरक्स ये सारा इदारा बनाया गया। उस पर आप जाएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सबको तलब कर लेगी और कहेगी कि मेरी हदायत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तश्कील क्यों नहीं की गई। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, हमें वक्त देने का। साबिक विफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनका ये कहना है कि जो धांधली है वो इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पर नहीं हुई। अलबत्ता जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी जानिब से जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है वो ज़रूर किया गया है। उनका ये भी कहना है कि अगर अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि धांधली हुई है तो उनको इस हवाले से कानूनी चाराजोई करनी चाहिए और इसी तमाम नुक्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। A1 TV स्पेशल से नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।